एक साइकोपैथ किलर जिसने 16 बच्चों का मर्डर किया और फिर उनकी डेड बॉडी के साथ फिजिकल हुआ और फिर पकाकर खा गया। जिन छोटे बच्चों का ये शिकार करता था उनकी उम्र सिर्फ 10 से 13 साल तक होती थी। वीडियो शुरू करने से पहले 3 चीजें जो इस केस को आगे लीड करने वाली हैं। पहला, बंगलो नंबर D5। सेकंड, इस बंगलो का मालिक महेंद्र सिंह पाधेर। थर्ड, इस बंगले का केयरटेकर सुरेंद्र कोहली। नोएडा सेक्टर 31 एक छोटा सा गांव निथारी, जहां की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर फैमिली से आती थी। ज्यादातर लोग वहां ऑटो ड्राइवर थे या फिर किसी के घर में काम किया करते थे। अक्सर काम की तलाश में लोग वहां से शहर की ओर जाया करते थे। साल 2000 की जनवरी से निथारी गांव में अचानक मिस्टीरियस तरीके से एक बच्चे गायब हो रहे थे। जो बच्चे अभी गांव से गायब हो रहे थे उनकी उम्र 10 साल से लेके 13 साल तक के बीच में हुआ करती थी। एक वियर्ड थिंग लोगों ने नोटिस की थी, अभी तक जो भी गायब हुए बच्चे हैं उन्हें आखिरी बार बंगलो नंबर D5 के सामने देखा गया था। गांव के लोग बंगलो नंबर D5 को श्रापित मानने लगे थे। ऐसी बात पूरे गांव में होने लगी थी। लेकिन गायब हो चुके बच्चों के पेरेंट्स पुलिस में FIR लिखवाने गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मेजर ऑफ द पॉपुलेशन गरीब फैमिली से आती थी। दैट्स द मेन रीजन पुलिस ने इस केस को सीरियस नहीं लिया। पुलिस का साफ साफ कहना था, तुम्हारे बच्चे अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे। दूसरी साइड किडनैपिंग अभी भी नहीं रुक रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन 4 महीनों में करीब 10 बच्चे इस गांव से गायब हो चुके थे। 10 बच्चे जब गायब हुए तब पुलिस ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन एट द एंड पुलिस ने केस को अवॉइड कर दिया। अभी तक कोई भी पुलिस के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था। अब जिस बच्चे की किडनैपिंग होने वाली थी, यहाँ से पूरा केस बदलने वाला था। एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल थी और नाम पायल था। वो 7 मई को घर से निकलती है बंगलो नंबर D5 पे जाने के लिए। पायल बंगलो नंबर D5 पे ऑटो वाले को 2 मिनट वेट करने को कहती है और वापस आकर पैसे देने का प्रॉमिस भी करती है। 20 मिनट हो चुके थे लेकिन पायल बाहर नहीं आई। यहाँ ऑटो वाले को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि काफी समय हो चुका था, लेकिन वो लड़की अभी भी बाहर नहीं आई थी। ऑटो वाला बेल बजाता है। अंदर से एक आदमी आता है जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। अब ऑटो वाला सुरेंद्र से बात करते हुए कहता है, जो लड़की अंदर गई थी उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन सुरेंद्र कहता है वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। दोनों के बीच इस बात पर बहस होती है और फिर लास्ट में ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। शाम होने में थोड़ा समय बाकी था, लेकिन पायल अभी तक अपने घर नहीं पहुंची क्योंकि घर से जाते टाइम पायल ने घर पर कुछ भी नहीं बताया था, तो उसके फादर काफी परेशान हो रहे थे। पायल के फादर का नाम नंदलाल था। पायल की तलाश में उसके फादर आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। नंदलाल को पता चलता है उनकी बेटी आखिरी बार ऑटो से बंगलो नंबर D5 पर गई थी। जैसा कि नंदलाल को पता था बंगलो नंबर D5 से बच्चे गायब हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने चले जाते हैं। पुलिस को सारी बात बताते हैं। यहाँ पुलिस के लिए कुछ था जिस पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, क्योंकि पायल की उम्र 16 साल थी, जो अभी तक सभी गायब बच्चों में सबसे बड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस केस को बंद कर देती है। यहाँ पर पुलिस जानबूझकर इस केस को अवॉइड कर रही थी, क्योंकि जो बंगलो का मालिक था वो करोड़पति था। उसकी जान पहचान उस पुलिस स्टेशन में भी थी। पायल के फादर नंदलाल गांव से गायब हो चुके बच्चों की कहानी वकील को सुनाते हैं और पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कोर्ट में दर्ज करा देते हैं। अभी तक किसी ने भी पुलिस की लापरवाही के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन ये पहली बार हो रहा था। कोई इंसान है जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था। अब ये सारा मामला
कोर्ट में पहुंच चुका था। ये बात सबको पता थी। कुछ महीने अभी भी लग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होने में। कोर्ट का फैसला आने के बीच में बच्चे उसी तरीके से गायब हो रहे थे। मई के महीने से अब तक नवंबर आ चुका था, लेकिन अभी तक बंगलों की तलाशी नहीं ली गई थी। फाइनली दिसंबर में कोर्ट ऑर्डर देती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और इस केस को न्यू पुलिस ऑफिसर की टीम के हाथों में सौंप देती है। और वो जो ऑफिसर जो इस केस पर ध्यान नहीं दे रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। पुलिस को किसी भी हालात में इस केस को सॉल्व करना था। वो दिन आ चुका था जिस दिन पहली बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बंगलो नंबर D5 में जाती है। 30 और 31 दिसंबर ये वो दिन थे जिस दिन पुलिस पहली बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बंगलों में गई थी। उसी दिन गांव के लोग भी वहां पर आ गए थे ताकि वो देख सके आखिरकार क्या था इस बंगलों का रहस्य। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत बंगलों से नहीं मिलता। इस बंगले के आसपास भी बंगले बने हुए थे। इन सभी बंगले के ठीक पीछे एक नाला था जिसमें कचरा फेंका जाता था। अभी तक पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला था और पुलिस अभी तक नाले की तरफ नहीं गई थी। गांव के कुछ लोग बंगले के पीछे जाते हैं तो उन्हें वहां बंगलो नंबर D5 के ठीक नीचे काफी ब्लैक वाइट पॉलीथीन देखने को मिलती है। पुलिस उसके बाद आदमियों को बुलाकर उस पॉलीथीन को बाहर निकलवाती है और जब उन पॉलीथीन को खोला जाता है तब फाइनली पुलिस को एविडेंस मिल गए जिसे पुलिस इतने समय से ढूंढ रही थी। पॉलीथीन के अंदर से कटे हुए हाथ मिलते हैं और पैर की उंगलियां भी मिलती हैं और बच्चों के सिर भी मिलते हैं। नाले के अंदर से कुछ और भी पॉलीथीन को बाहर निकलवाया जाता है। 16 अलग अलग बच्चों की डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। गांव वालों का गुस्सा अब बढ़ चुका था। बस वो मालिक और नौकर को मारना चाहते थे, इसलिए तुरंत बंगले के मालिक को और नौकर को कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन अभी तक पुलिस को एक चीज नहीं मिली थी, वो होती है गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर के बॉडी पार्ट्स अभी भी मिसिंग थे। ये न्यूज़ मीडिया भी कवर करने लगी थी। पुलिस को अभी भी लग रहा था शायद यहाँ बॉडी के पार्ट्स की स्मगलिंग हो रही थी, लेकिन कोई स्मगलिंग का एविडेंस पुलिस के पास नहीं था। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद बंगलों का मालिक सच बोलना शुरू करता है। महेंद्र सिंह की फैमिली पंजाब में रहती थी। महेंद्र सिंह कभी कभार महीनों में 1 या 2 दिन के लिए बंगलों में आता था और जब भी महेंद्र सिंह अपने बंगलों पे आया करता था तब वो प्रोस्टिट्यूटर को बुलाया करता था। एक दिन प्रोस्टिट्यूटर का इंतजाम ना होने की वजह से महेंद्र सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तब उसने पहली बार प्रोस्टिट्यूटर का इंतजाम करने को सुरेंद्र कोहली को कहा था, लेकिन महेंद्र ने साफ साफ पुलिस को कहा था उसने किसी भी छोटे बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। पुलिस को महेंद्र की बात सच लग रही थी क्योंकि महेंद्र की कॉल हिस्ट्री में काफी सारे कॉन्टैक्ट प्रोस्टिट्यूटर के थे। लेकिन दूसरी साइड सुरेंद्र अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ दिन और बीतते हैं और आखिरकार सुरेंद्र भी सच बोलना शुरू कर देता है। सुरेंद्र कहता है जब मालिक एक दिन जल्दी चले गए थे तब बंगलों पर वो प्रोस्टिट्यूटर वहीं पर थी। सुरेंद्र भी उसे पैसे देता है और उसके साथ फिजिकल होता है, लेकिन वो लड़की सुरेंद्र की परफॉर्मेंस पर कमेंट कर देती है, जिसके बाद सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसका गला दबाकर मर्डर कर देता है। मर्डर के बाद उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाकर 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है और वो सुरेंद्र की लाइफ में पहली बार था जब उसने किसी इंसान की बॉडी पार्ट्स खाए थे। अब सुरेंद्र हर महीने किसी बच्चे को किडनैप करता था और डेड बॉडी के साथ फिजिकल होने के बाद उनकी बॉडी को पकाकर खा जाया करता था। पुलिस और पब्लिक को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कोई इंसान इतना क्रूर
कैसे हो सकता है। इस केस में सुरेंद्र इतना ज्यादा खतरनाक कैसे बना, क्योंकि पुलिस ने इस केस को शुरुआत में बहुत ज्यादा लाइट ले लिया था। और एंड दी एंड वीडियो खत्म करने से पहले एक धन्यवाद नंदलाल जी को, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी और गांव के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे और उनको इंसाफ मिला भी। जिसने जो भी किया था उसकी सजा कोर्ट उन्हें अभी भी दे रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।